हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम यूडब्ल्यू स्टार्ट कर चुके हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बात करें हम यूडब्ल्यू की, तो यूडब्ल्यू का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी पीडीएफ हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि इलेक्ट्रिकल के अलावा हमारे इस चैनल पर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट हैं उसको भी कवर किया जा रहा है। और उसका भी जो आपका मॉड है वो एमसीक्यूज़ बेस ही है, क्योंकि आपको पता है जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। एमसीक्यूज़ बेस क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसी को हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम आज चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड था इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, उससे क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ फ्रेंड्स पहले, फिर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है बेस मेटल या पूरक पदार्थ को एक साथ पिघलाने की प्रक्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका बेस मेटल है या फिर जो पूरक मतलब जो आपका फिलिंग मटेरियल है को एक साथ पिघलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो अगर हम बात करें आपका जो बेस मेटल है या फिर जो आपका पूरक धातु है उसको अगर पिघलाने की प्रक्रिया की बात करें तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन फ्यूजन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विद्युत आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला वेल्डिंग सेट कहलाता है। तो इसमें ये आपका है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से। फ्रेंड्स, बोल रहा है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो आपका वेल्डिंग सेट है, मींस वेल्डिंग सेट बोले तो जहां से हम सप्लाई दे रहे हैं, तो वो किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका डीसी जनरेटर, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स आपका एसी रेक्टिफायर। अगर हम सी की बात करें तो सी है आपका डीसी रेक्टिफायर। अगर हम बात करें डी वाले की तो ये सभी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम जो वेल्डिंग है वो डीसी से भी करते हैं, एसी से भी करते हैं, डीसी रेक्टिफायर यूज़ करके भी करते हैं, एसी रेक्टिफायर भी यूज़ करके उसको करते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मीन्स ये सभी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए फ्रेंड्स। मीडियम कार्बन स्टील को वेल्डिंग के लिए जॉब को करने से पहले कितने तापमान तक प्रीहीट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो जॉब है, जो आपका वहाँ पर जो वर्किंग पीस है उसकी बात कही गई है कि आपका मीडियम कार्बन स्टील की बात करी गई है। जो आपकी मीडियम कार्बन स्टील है उस समय वेल्डिंग, जो आपकी वेल्डिंग है, वेल्डिंग के लिए जॉब को वेल्डन करते समय मतलब उसको पिघलाते समय, वेल्ड करते समय कितने टेम्परेचर, कितने तापमान पर प्रीहीट करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मीडियम कार्बन स्टील को वेल्डिंग के लिए जॉब को वेल्ड करने से पहले कितने टेम्परेचर या तापमान तक प्रीहीट करना चाहिए। मतलब पहले उसको प्रीहीट करेंगे, उसके बाद मीडियम आर्क, अगर कार्बन स्टील की वेल्डिंग की बात करें तब उस केसेस में होगा कि जो आपका मेटल है जिसको आप मेल्ट कर रहे हो, मीन्स वर्क पीस जो है, उस वर्क पीस को प्रीहीट कितने टेम्परेचर तक करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमको प्रीहीट करना होता है 150 टू 260, मतलब 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रीहीट करते हैं। उसके बाद हम उस पर जो हमारी वेल्डिंग है उसको कराते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बी वाला। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग उपकरण है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि वेल्डिंग उपकरण है तो कौन सा वेल्डिंग उपकरण है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें स्टील रूल, अगर बी की बात करें तो हथौड़ा, स्टील रूल भी होता है फ्रेंड्स, हथौड़ा भी हमारा उपकरण है। अगर हम सी की बात करें तो ट्राई स्क्वायर भी होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मीन्स ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए निम्न विधि प्रयोग की जाती है। तो कौन कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑप्शन बी में कहा गया है मेटल
इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी में कहा गया है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन डी में कहा गया है ये सभी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो आपकी एसिटिलीन है इससे भी हम वेल्डिंग कराते हैं, इनर्ट गैसेस से भी कराते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैसेस से भी हम कराते हैं वेल्डिंग। तो आपके हो जाएंगे ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन आपका डी वाला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है वेल्डन धातुओं को जोड़ने की निम्न में से कौन सी विधि है। मीन्स जो आपके वेल्डन मेटल है उसको बोला जा रहा है कि वेल्डन मेटल धातुओं को जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है। तो कौन सी विधि है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में कहा गया स्थायी विधि, ऑप्शन बी में कहा गया है ऑप्शन ए में कहा गया अस्थायी विधि, ऑप्शन बी में कहा गया स्थायी विधि, अर्ध स्थायी विधि, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग का मतलब ही है परमानेंट जॉइंट लगाना। तो जो वेल्डिंग होती है फ्रेंड्स, वेल्डिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, परमानेंट जॉइंट लगाते हैं। अगर हम टेम्परेरी जॉइंट की बात करेंगे तो टेम्परेरी जॉइंट हम रिपिटिंग, जो आपके रिपिट होते हैं, रिपिट या फिर जो नट बोल्ट होते हैं उसके माध्यम से लगाते हैं। तो यहाँ पर स्थायी हमारा क्या होता है, उसको वेल्ड करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वेल्डिंग। ठीक है, तो धातुओं की जो आपकी स्थायी है, मतलब स्थायित्व जो आपके जॉइंट लग रहे हैं, उन स्थायी जॉइंटों को बोला जाता है हम वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, स्थायी विधि। ठीक है, स्थायी विधि है ये दो मेटल को जोड़ने की। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कटिंग ब्लो टॉर्च में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मैं कटिंग जो आपकी ब्लो टॉर्च है उसकी बात करूं तो उसमें आपका जो ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम का नहीं किया जाएगा, हाइड्रोजन का भी नहीं किया जाएगा, नाइट्रोजन का भी नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस विधि द्वारा फेरस तथा नॉन फेरस धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, मतलब वेल्डिंग की जा सकती है, जोड़ा जा सकता है। सिंपल बोल रहे हैं, जोड़ा जा सकता है। किसको, फेरस, मतलब जो आपके आयरन पार्टिकल्स हैं और जो नॉन आयरन है। ठीक है, उसको बोला जा रहा है कि फेरस और नॉन फेरस धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेटल इनर्ट गैस से हम क्या करते हैं, उसको वेल्ड करते हैं। तो मेटल इनर्ट गैस आपका इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड पर किसकी कोटिंग, यहाँ होगा किसकी कोटिंग फ्रेंड्स, किसकी कोटिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन ए में है चूना, ऑप्शन बी में क्या है फ्रेंड्स टाइटेनियम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से किसी की भी नहीं करते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोनों नहीं। ठीक है, ना तो हम टाइटेनियम की करेंगे ना ही हम चूने की करेंगे। उत्तर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में जोड़ी जाने वाली सतहों के बीच दूरी mm है। तो दूरी बोल रहा है कितने mm की दूरी है दोनों सतह के बीच में। ठीक है, बीम वेल्डिंग में बोला जा रहा है। तो बीम वेल्डिंग में दो सतहें, जो उसके सतह होती है, मीन्स दो वर्क पीस की जो सतह है, ये इसके बीच का गैप की बात कर रहा है। तो इसके बीच का जो गैप है वो कितना होता है फ्रेंड्स, तो इसके बीच का गैप होता है आपका 0.050 से 0.075 सेंटीमीटर, इतना होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 स्पॉट वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेल्डिंग है। तो इस स्पॉट वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो स्पॉट वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग होती है। अगर प्रेशर वेल्डिंग का आपने एग्जांपल देखा होगा तो प्रेशर कैसे अप्लाई होता है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो अगर मैं स्प्रे वेल्डिंग की, स्पॉट वेल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए दो आपको आयरन पार्टिकल्स या फिर दो पीस को ज्वाइंट करना है। पहला पीस ये हो गया फ्रेंड्स, दूसरा पीस ये हो गया। ठीक है, अब करते क्या, यहाँ पर हम क्लैंप लगाते हैं फ्रेंड्स। ये आपका क्लैंप हो गया, एक क्लैंप ये हो गया फ्रेंड्स। एक को हम फिक्स कर देते हैं, मीन्स मान लीजिए इसको हमने क्या किया, एफ फिक्स कॉन्टैक्ट बना दिया या एफ सी कर दिया इसको, ये फिक्स हो गया। ये है मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से प्रेशर लगाते हैं और यहाँ हम हीटिंग करते हैं। इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर हम हीटिंग करते रहते हैं और यहाँ से हम प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगता है तो ये
पुश होता हुआ जाता है और इससे मिल जाता है यहाँ पर, और जब ये मेल्ट, इसकी जो कोने हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, जिस कारण फ्यूज़ होकर ये एक दूसरे में मिल जाते हैं या फिर ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये किसका प्रकार है? तो ये प्रकार है आपका जो आपका प्रेशर वेल्डिंग है उसका। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट है, प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है वॉल पिन हैमर का उपयोग होता है। तो अगर मैं बात करूं वॉल पिन हैमर, तो वॉल पिन हैमर जिसका सरफेस गोलाई वाला होता है। आपने हैमर देखे होंगे फ्रेंड्स, कई डिफरेंट टाइप्स के हैमर होते हैं, कोई स्क्वायरल होता है, कोई राउंडेबल होता है, कोई वॉल पिन हैमर होता है। तो वॉल पिन हैमर होता है जिसका जो सरफेस है वो बिल्कुल राउंडेबल हो, गोल हो। तो उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो जो आपकी गोलाकार सतह होती है उसके लिए उसको पीटने के काम में आता है ये वाला हमारा वॉल पिन हैमर। तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है इलेक्ट्रोड लाइट कोटिंग में किस पदार्थ का मुख्य रूप से वाइंडर का कार्य होता है? मतलब वाइंडर की बात करी गई है कि निम्नलिखित में से जो पदार्थ हैं किस पदार्थ का वाइंडर का कार्य होता है। तो वाइंडर का कार्य क्या होगा देख लीजिएगा। अगर हम बात करें सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, तो दोनों ही एज अ वाइंडर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला ठीक हो जाएगा। आपका जो सोडियम है और पोटेशियम है दोनों को ही हम वाइंडर के रूप में यूज़ करते हैं अपने जो हमारा इलेक्ट्रोड लाइट कोटिंग है उसके लिए। ठीक है, मीन्स जो उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है उसके लिए कहा जा रहा है कोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है फ्रेंड्स जिंक के लिए प्रयुक्त सोल्डर का गलनांक है। तो जो जिंक है आपका Zn, जिंक के लिए बोला जा रहा है कि जिंक में जो आपका सोल्डर है उसका गलनांक कितना है। तो अगर मैं बात करूं जिंक के केसेस में, तो आपका जो गलनांक है जिंक के सोल्डर का तो होता है 202 डिग्री सेंटीग्रेड, 202 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन आपका आई थिंक बी वाला करेक्ट है। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। प्लेट की कटिंग करने से पहले प्रीहीट तापमान लगभग कितना डिग्री रखा जाता है? मतलब कितने डिग्री यहाँ पर होना चाहिए था, कितने डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है? तो अगर मैं बात करूँ जो प्लेट की कटिंग होती है, तो प्लेट की कटिंग करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जबकि अगर 100 की बात करें तो 100 भी बहुत कम हो गया, 500 भी कम ही है, 700 भी कम ही हो गया। तो जो हमारा फिक्स है या फिर जो स्टैंडर्ड है वो हमारा 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया प्लेट की कोटिंग के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है हेक्सा की मानक लंबाई mm होती है, मतलब मिलीमीटर कितनी mm होती है? जो हेक्सा होता है फ्रेंड्स, हेक्सा एक हमारा डिवाइस है जो हमारा वेल्डिंग करते समय यूज़ किया जाता है। तो हेक्सा जो होता है उसकी बात करेंगे कि उसकी मानक लंबाई, उसका स्टैंडर्ड जो लेंथ है वो कितनी mm होनी चाहिए। तो उसकी लेंथ होती है हमारी 250 mm। ठीक है, 250 mm, 250 mm। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बोल रहा है एसी ट्रांसफार्मर निम्न प्रकार की सप्लाई के लिए बनाए जाते हैं। तो एसी ट्रांसफार्मर कौन कौन सी सप्लाई दे सकते हैं? एसी ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? जनरली 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज, 3 फेज। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये तो आप बता सकते थे सिंगल फेज और 3 फेज। तो ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की विधि का नाम है। तो एक बार देखते हैं कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का कौन कौन सा नाम है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? नॉन ट्रांसफ़र प्लाज्मा आर्क प्रोसेस। ऑप्शन बी कह रहा है ट्रांसफ़र प्लाज्मा आर्क प्रोसेस। सी बोल रहा है उपरोक्त दोनों। डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर मैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की बात करूँ तो ये 2 टाइप की होती है, नॉन ट्रांसफ़र प्लाज्मा आर्क प्रोसेस और ट्रांसफ़र प्लाज्मा आर्क प्रोसेस। तो ये दोनों प्रकार की होती है। तो आपका इसमें भी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता द्वारा उत्पन्न फोर्स, कोई नहीं फ्रेंड्स, उत्पन्न फोर्स को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि जो आपका कोई भी प्रेशर से आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिशील हो रहा, मतलब उसमें गति पैदा हो जा रही है या किसी भी कारणवश उसमें जो गति आ रही है, तो उस गति को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। तो ईएमएफ कहा जाता है जो गति हो रही है। या फिर अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ क्या एक प्रकार का फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पर
प्रेशर क्रिएट करता है। तो वही बात कही गई, उल्टा घुमाकर बस पूछा कि आपका जो फोर्स लग रहा है या गतिशील हो रहा है तो वो फोर्स किस फोर्स के द्वारा वह गतिशील हो रहा है। तो आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा वह क्या है, गतिशील होने वाला है। 20 क्वेश्चन नंबर पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है नॉन प्रेशर वेल्डिंग के निम्न प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार होंगे? नॉन प्रेशर की बात कही गई, प्रेशर का बिल्कुल नाम नहीं है यहाँ पर। तो अगर मैं नॉन प्रेशर की बात करूँ तो नॉन प्रेशर में क्या क्या आता है? गैस वेल्डिंग भी नॉन प्रेशर है फ्रेंड्स, आर्क वेल्डिंग भी नॉन प्रेशर है, थर्मिट वेल्डिंग भी आपकी नॉन प्रेशर है। तो ये सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हैं, आपकी नॉन प्रेशर वेल्डिंग होने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार का जो प्रेशर है उसको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। सिंपल ये आपकी साधारण वेल्डिंग भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया इंजन जनरेटर सेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, इंजन जनरेटर सेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है आपका, बिजली, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। तो मैं आपको बता दूं, बिजली के द्वारा भी जो इंजन होता है, इंजन सेट होता है, वो नहीं चलता है, पेट्रोल के द्वारा भी नहीं चलता है, मिट्टी के तेल के भी द्वारा नहीं चलता है। आपको पता है कि डीजल के द्वारा जो है वो आपका इंजन सेट ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा वाला ठीक होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। 22 क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एसी ट्रांसफार्मर में करंट कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? तो अगर मैं बात करूं एसी ट्रांसफार्मर, तो एसी ट्रांसफार्मर करंट को लिमिट करने की बात कही गई, करंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर करंट की कंट्रोल की बात करेंगे तो अगर हम प्लग की पोजीशन को बदल दें तब भी हम करंट चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें आयरन कोर को खिसका कर, तो अगर आयरन कोर पर हम कोई भी इफेक्ट डालेंगे, खिसका देंगे उसकी आयरन कोर, या फिर आयरन कोर में कोई भी परिवर्तन कर देंगे, तब भी हम उसकी करंट की जो रेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक शंट कंट्रोल। तो मैग्नेटिक शंट कंट्रोल के द्वारा भी हम जो करंट है एसी ट्रांसफार्मर है उसकी करंट को कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तो उपरोक्त तीनों के प्रकार से, तीनों के टाइप से हम क्या करते हैं, एसी ट्रांसफार्मर की जो करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है फोर्स वेल्डिंग में के प्रकार हैं। तो फोर्स वेल्डिंग की बात करेगी तो फोर्स वेल्डिंग में कौन कौन सा आता है फ्रेंड्स? फोर्स वेल्डिंग में आएगा हैमर वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग में आता है आपका डाई वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग में ही आता है आपका रोल वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स आपके जो फोर्स वेल्डिंग है उसमें तीनों आ जाते हैं, चाहे वो हैमर वेल्डिंग हो जाए, चाहे वो डाई वेल्डिंग हो जाए, चाहे वो रोल वेल्डिंग हो जाए। तो ये सभी ऑल आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऑल। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो सीम वेल्डिंग होती है तो सीम वेल्डिंग में हम जो ताप या इलेक्ट्रोड हैं, तो इलेक्ट्रोड हम प्रतिरोध के बनाते हैं वहाँ पर। तो हमारा क्या यूज़ होगा वहाँ पर? विद्युत प्रतिरोध यूज़ होता है वहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसका जो ताप का स्रोत है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर आग तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आग वाला तो गैस वाला भी नहीं होता है। विद्युत आर्क तो वहाँ जनरेट होती नहीं है फ्रेंड्स। तो होता क्या है, किसके कारण, कौन सा स्रोत है? तो स्रोत है आपका इलेक्ट्रिक प्रतिरोध, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? किस विधि द्वारा फेरस तथा नॉन फेरस धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है? तो आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एक बार बता चुके हैं अभी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका फेरस और नॉन फेरस है वो किसके द्वारा, किस विधि के द्वारा मेल्ट किया जाता है, तो आपको पता है वो, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी, मेल्ट इनर्ट गैस वेल्डिंग द्वारा, ठीक है। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। कैसे लगे फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेशन में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।